हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका चाहे पेंशन अपडेशन हो, चाहे आपका 2010 में कटा हुआ पैसा हो, यूनियंस तो आपका काम करेंगे नहीं, यूएफबीयू और आईवीओ को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा काम है केवल करे और आईबीए से इस काम को कराए, लेकिन वो चुप हैं। अब ये चुप हैं तो आईबीए क्यों करेगा? खैर एनीवे मैं वहाँ नहीं जाता। मैंने आपको कहा था कि मैंने वेणुगोपाल साहब से बात की थी। उन्होंने एक केस लिया अपने हाथ में किसी पेंशनर का। वो लगभग 2002 से पहले रिटायर हुए और वो पेंशन ऑप्ट नहीं कर पाए 2-3 कारणों की वजह से। पहला कारण तो यह था, उनकी 20 साल की सर्विस हुई। उनको लगा कि मुझे 20 साल यदि मैं पेंशन ऑप्ट करता हूं और यदि मेरी स्ट्राइक को कैलकुलेट कर लिया नॉन सर्विस में तो 20 साल कम हो जाएंगे और मेरा क्या नाम है सीपीएफ भी चला जाएगा और पेंशन भी चली जाएगी। पहला कारण तो यह था। फिर 2010 में उनको मौका मिला, वहाँ भी नहीं जा पाए। उसी के बारे में बात करूँगा और वही चीज़ मैंने उनको कहा है कि आप इस चीज़ को इस प्रकार जोड़िए। उसके बाद फिर कहीं पेंशन रेगुलेशन में परिवर्तन हुआ और वो बैंक ने अपने पास चुप रख लिया। उनको 2017 में पता चला, जब तक टाइम निकल चुका था। 3 कारण उन्होंने वहाँ दिए, तो मैंने बीच वाले कारण को बोला, मैंने साहब आपका 2010 का जो कारण है इसको आप इस प्रकार डालो। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको ये बताया था कि 29/9/1995 को आपका रेगुलेशन आया, 120 दिन का टाइम आपको दिया पहले ऑप्शन में पेंशन लेने के लिए। अधिकतर लोग नहीं ले पाए कि उस समय ये कहा गया कि सीपीएफ में फ़ायदा है और सीपीएफ ही छोड़ना था पेंशन लेने के लिए, ऐसा इनका रेगुलेशन 7 कहता है। और मैंने आपको A to H आपका जो रेगुलेशन है बैंक ऑफ इंडिया का है, मेरे पास लगभग सबके समान ही है। A to H जो कुछ भी कह रखा है, जो भी पैसा एम्प्लॉयर से संबंधित है वो उस पेंशन फंड में जाएगा। और ये जो पैसा जाएगा पेंशन फंड में, उसका निष्कर्ष ये निकलता है, द प्रोविजन आउटलाइंड इन रेगुलेशन 7 and its subsections from A to H elucidate the fundamental principle of pension where solely the employer's contribution was mandated for reimbursement। वहाँ केवल और केवल एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वही रीएम्बर्स होगा, वही दिया जाएगा। यानी पहले वाले ऑप्शन में ये था। अब इनके बाद 2010 में एक ऑप्शन और आता है। उस ऑप्शन में आपका रेगुलेशन 7 और उसके सब वो तो लागू होते ही हैं, लेकिन साथ में वे और क्या करते हैं 2010 में जब ये आता है, जो इनका सीपीएफ का 2.8% और जमा कराते हैं साथ में एम्प्लॉय ऑफिसर्स और एम्प्लॉय से, जो उनका ये इलीगल है। और इस प्रकार जो उनका वो था, द एम्प्लॉयर शेयर एज डिलीनेटेड रेगुलेशन 7 एंड सबसेक्शन फ्रॉम A to H एज प्रीवियसली मेंशन। एक तो इनसे ये कराया और ए सम इक्विवेलेंट टू 2.8 टाइम ऑफ सीपीएफ का एक ये जमा कराया, जो ये समाज जमा नहीं करा सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 में जो पेंशनर्स ने एम्प्लॉयर वाला पैसा दिया था वही इनको सेकंड में लेना था, लेकिन सेकंड में न लेकर के इन्होंने सीपीएफ का 2.8% और पैसा कलेक्ट कर लिया। और इसका मतलब हुआ सेकंड ऑप्शन जिन लोगों को दिया 2010 में, उन्हें एम्प्लॉयर का पैसा चला ही गया, लेकिन उनका खुद का भी पैसा ले लिया। ये इलीगल रिकवरी थी। अब द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 2, ये मैंने लेटर लिखा है इनको, कंट्रावेंस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पेंशन विच डिक्टेट दैट द ओनली द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी रिफंडेड। This action by the IBA and UFBU has resulted in the unlawful deduction from the salaries of officers and employees, inflicting unforeseen hardships upon both serving and retired pension in the following month। और ये जो 2010 में इन्होंने जो पैसा लिया, चाहे कोई सर्विस कर रहा था और चाहे सर्विस में नहीं था, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि एम्प्लॉयर से ही पैसा लेना है दूसरे ने, उसका एक वायलेशन था और इससे लोगों को बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा हुई। अब वो क्या क्या हुई वो उनको बताया है मैंने, आप इसको इस प्रकार डालिए। पहला, दिस हैज एंडेंजर्ड अनवारंटेड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर दोज करेंटली इन सर्विस। जो लोग सर्विस में थे एकदम उन पर वजन आ गया, इतना पैसा जमा करो यदि पेंशन लेनी है। आपको पता है
कि कोई अचानक मुझे ये कह दे भैया ये काम करो, नहीं तो नहीं। यानी IBRUFBU कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर, पेंशन फंड के नाम पर सर्विंग एम्प्लॉयज ऑफिसर्स को डिस्करेज कर रहे थे कि आप पेंशन मत लीजिए, जाइए ऐसे ही। लेकिन लोगों ने मजबूरी में पैसा दिया जो देने की जरूरत नहीं थी। एक बात जो सर्विंग कर रहे थे उनके, इट हैज डिप्राइव्ड रिटायर्ड ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ऑफ देयर पेंशनर्स एज दे वर अनेबल टू प्रोड्यूस सच अ सबस्टेंशियल सम एट दिस जंक्चर। और जो पेंशन जा चुके थे उससे पहले, उनको अचानक ये कह दिया जाए कि भैया आप इतना पैसा जमा कराओ। भाई जो पेंशन चला गया उसका फंड कई प्रकार से खर्च हो जाता है। अब वो कहाँ से पैसा लाए? जो कर पाया वो पेंशन में आ गया, जो नहीं कर पाया वो पेंशन लेस रह गया, और इवन उनका जो परिवार है वो भी आज बिना पेंशन के है। कंसिक्वेंटली द फैमिलीज ऑफ रिटायर्ड पर्सनल हैव एंड्योर्ड सिग्निफिकेंट। और इससे कारण जो फैमिली पेंशन मिलती पेंशनर के जाने के बाद वो भी उनको नहीं मिल पाई। न्यूमरस सीनियर एंड सुपर सीनियर पेंशनर्स हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड। और काफ़ी सीनियर और सुपर सीनियर जो इस समय हैं इससे वो अफेक्ट हुए। दिस अनलॉफुल डिडक्शन हैज फॉस्टर्ड द erroneous belief that our pension are based on a fund system and updates to our pension have been suspended for 3 decades। और 3 डिकेड के लिए, यानी ये जो पैसा काटा इसने एक प्रकार का इंप्रेशन दिया कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है, और यही कारण है कि 30 साल से हमको पेंशन नहीं मिल रही है। और मैंने आगे लिखा कि इन व्यू ऑफ द एबव ये जो कुछ भी किया है ये अनलॉफुल डिडक्शन है और ये अल्ट्रा वायरस है, इसको वापस लिया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ परमानेंट है। जो कुछ भी इन्होंने 2010 में काटा ये अगेंस्ट स्टेटरी रेगुलेशंस है, क्योंकि इनका रेगुलेशन 1995 ये नहीं कहता है। वहाँ केवल और केवल मैंडेट देता है कि आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, लेकिन इन्होंने लिया। जैसे ही इन्होंने इस बात की घोषणा की तो जो पेंशनर जिनके पास पैसा था वो तो जमा करा पाए, और जिनके पास पैसा नहीं था वो आज तक छूटे हुए हैं, उनको पैसा नहीं मिला। यदि ये अनलॉफुल नहीं है तो क्या है? अनलॉफुल रिकवरी जो जैसे ही ये होती है, कोर्ट मानता है ये अनलॉफुल है, तो ऑटोमेटिक उन लोगों को जो उस समय नहीं ले पाए पेंशन का फायदा देना पड़ेगा। और 2010 में जो पैसा इन लोगों ने काटा था वो पैसा जिन जिन लोगों से काटा वो एक अनलॉफुल रिकवरी थी, वो वापस करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि साहब आप वकील हो, मैंने जितना उनको देना था मैंने दे दिया, आप इसको अपने हिसाब से इस प्रकार से डालें इसको, क्योंकि 2010 में जो ऑप्शन आया था वो ऑप्शन नहीं था, वो लोगों को डिस्करेज करने की एक ट्रिक थी, टेक्निक थी कि कोई पेंशन नहीं ले पाए। अब क्योंकि जो सर्विंग थे वो तो पैसा अरेंज कर पाए या किसी भी सोर्स से, लेकिन जो सर्विंग नहीं थे, जो पेंशनर जा चुके थे, उनका फंड खत्म हो चुका था, वो पैसा कहाँ से लाएं? अचानक नहीं आ सकता। और उसी के कारण ये सारे ये बहुत बड़ा कारण है कि 2010 में जो 2.8% CPF का काटा गया था उसकी वजह से बहुत सारे लोग पेंशन नहीं ले पाए थे। और जिसका ये केस डालने उसमें मैंने बोला है कि आप इसको इसमें डालें। और अब मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो भाई आप सोचते हो कि कोई आपकी सहायता करेगा, कोई नहीं करेगा। किसी भी यूनियन से आशा मत रखो, चाहे सर्विंग की हैं और चाहे रिटायर्ड की हैं। आप चाहते हो कि आपका काम आप स्वयं करें तो सिवाय कोर्ट के और इसको कोई नहीं सुलझा सकता। आप सोचो कि वेणुगोपाल साहब ने केस डाला है तो इस व्यक्ति के लिए डालेंगे तो दूसरे रीजन से डाल रहे हैं कि एक एनोमली हुई थी, इरेगुलरिटी थी, इलीगलिटी थी। अब कोर्ट क्या निर्णय दे दे क्या नहीं दे, लेकिन इसको डायरेक्ट केस यदि इसका डाला जाए कि 2010 में जो रिकवरी हुई थी वो अनलॉफुल थी, तो इसको तो भाई 5-5 के ग्रुप में यदि आप चाहते हो तो वेणुगोपाल दास साहब तो बैठे हैं केरला हाई कोर्ट में, और भी आपको वकील मिल सकते हैं। सारी बातें बताओगे तो वो भी समझा देंगे आपको। 5 ग्रुप 10 आदमी जो भी मिले इसका केस डालो कोर्टों में। और ये एक प्रकार की अनलीगल रिकवरी है जो इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वायलेशन है इनके जो वेल सेटल्ड लॉ है आपका 1995 का रेगुलेशन, उसके अगेंस्ट है ये। आपको ये चाहते हो कि भाई हमें कुछ हो तो आपको कोर्ट में केस करना पड़ेगा, अदरवाइज जिस प्रकार से 30 साल से आपका पेंशन ऑपरेशन अटका हुआ है ये ऐसा ही अटका रहेगा और कुछ नहीं होना है। ये सारी जितनी भी यूनियंस हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग जानते हैं, ये लेटर लिख सकते हैं, अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, और इस काम से अपना काम चलाते रहेंगे, टाइम निकल जाएगा, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं
आपके रिटायर्ड जो एसोसिएशन हैं इनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले भी जनरल सेक्रेटरी या तो EIBA के थे या दूसरे जो संगठन है UIBA को उनके संगठन थे। ये केवल और केवल ये क्या है, एक बैलेंसिंग करने वाली बात है। अब मैंने आपको इतना मैटर बता दिया क्योंकि ज़्यादा अब मैं शायद हो सकता है कि मैं आपको परेशान नहीं करूँ। मुझे सारी चीज़ जितनी थी मैंने आपको डाल दी हैं, और भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ कोई आएगी कहेगा डालेंगे, उन्हीं चीज़ों को डालते रहेंगे। लेकिन ये एक ऐसा केस है, यदि आप चाहते हो कि आपका जो पैसा गया हुआ है तो ग्रुप में बैठ करके किसी वकील से बात करो और उनको बताओ कि हमारे साथ ये अनलॉफुल रिकवरी हुई है और उसका हम केस डालते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो पेंशन ऑप्शन नंबर 1 में जहाँ से पैसा कट गया था एम्प्लॉयर का, उतना ही पैसा के हकदार देने के आप हो। लेकिन 2010 में केवल उस उद्देश्य से लाई थे, ये कोई कॉस्ट ऑफ पेंशन नहीं था। ये डिस्करेज कर रहे थे कि लोग पेंशन को अडॉप्ट नहीं करें। अब इसको भी यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।